G7, 8, 9, 11, 12 में सेम ट्रेंड चलेगा। ठीक है, कौन सा ट्रेंड? 4D, देन 3D, देन 5D। 5D की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, मतलब सिक्स्थ ग्रुप वालों की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट एक्सेप्शन नहीं था, ये एप्लीकेशन थी आयनाइजेशन एनर्जी की। बेसिक नेचर के बारे में बताता है हमें कि बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो बेस की मैं एक डेफिनेशन बताता हूँ, इसको आयनिक में हम अच्छे से पढ़ेंगे। बेस वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, लोन पेयर डोनेट करते हैं। ठीक है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी। तो जब वो बेस इजीली डोनेट कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम होगी। अगर बेस इजीली डोनेट नहीं कर रहा है तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि जो बेसिक स्ट्रेंथ होने वाली है किसी भी बेस की, वो क्या होने वाली है? आयनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर? मतलब हमको सिंपली उनकी आयनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करना है और उसका अपोजिट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड कर लेनी। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये बताया था मैंने, एक क्वेश्चन और देखो। एक क्वेश्चन है Li2O, CO2, N2O5, BeO, B2O3, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है हमें। ठीक है, हमें पता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन ए पीरियड, तो हमारी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। राइट? तो देखना, अब इसमें पहले मैं आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बता रहा हूँ। यहाँ पे लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी, लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, बेरिलियम के बाद आएगा बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। बोलो, सही बोल रहा हूँ ना? सबसे ज्यादा किसकी होगी? नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी होगी। मतलब इससे नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ रही है। अब इसी का अपोजिट क्या होगा? हमारा बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। मतलब लिथियम Li2O में सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, सॉरी सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ। लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। BeO, देन B2O, देन CO2, देन N2O5। ये हमारी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। क्लियर? नोट कर लो ये। वैसे नोट करने वाली बात नहीं है, पिछली क्लास में मैंने इसको अच्छे से समझाया था आपको। जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर होगा उसका अपोजिट क्या होगा? हमारे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। क्लियर? अब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी देख रहे हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नोट करो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलाते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा HEG। दो अलग अलग नाम है, एक माइनर सा डिफरेंस है, वो मैं आपको इजीली समझाऊंगा। ठीक है बेटा, बीच में अगर मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट होता है तो आप टाइम टाइम पे रेस्पॉन्स करते रहना। ठीक है, दोनों में मैं डिफरेंस बता देता हूँ पहले। दोनों में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होने वाली है नॉर्मली। तो डेल्टा HEG मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में क्या होगी? नेगेटिव होगी।
मतलब जिस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उस केस में क्या होगी, नेगेटिव। अपोजिट है दोनों एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर नेगेटिव होती है तो डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, पॉजिटिव। इतना से डिफरेंस है। जैसे मान लो किसी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे रखी है 200, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके लिए क्या होगी, -200। समझ आया? समझ आया? यस सर। है ना? दोनों की जो डेफिनेशन है वो भी लिख लो। लिखना एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं बेटा, रिलीज्ड when electron is added in outermost shell of an isolated gaseous atom is known as electron enthalpy, electron affinity. And enthalpy change in the process is known as इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेफिनेशन लिखो फिर मैं समझाता हूँ। बोहर मॉडल सभी ने अच्छे से पढ़ रखा है ना? यस सर। बोहर मॉडल ये बोलता था कि जब भी इलेक्ट्रॉन इनर शेल से हायर शेल में जाएगा या लोअर शेल से हायर शेल में जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जबकि अगर हायर शेल से लोअर शेल में जाता है तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा। वही चीज यहाँ पे भी है। हम आयनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालना है तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी देनी पड़ी है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो उसकी डेफिनेशन में हमने ये लिखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। मतलब आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी एटम को, उसको उसकी क्या बोल रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये उसका उल्टा है। हम वहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, ठीक है, एटम में ऐड करेंगे, तो ऑफकोर्स वो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा, और वो एमिट एनर्जी को ही हम क्या बोलने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो चेंज आया है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। समझ आया? दोनों में डिफरेंस समझ आया, आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में? वहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब थी, एनर्जी एमिट है। वहां पर एनर्जी वो कितनी रिक्वायर्ड थी उसके लिए, उसको बोल रहे थे आयनाइजेशन एनर्जी, जब वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा था। यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, इसमें कितनी एनर्जी वो एमिट करेगा एटम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ आया? बोलो। यस सर। नोट कर लिया? डेफिनेशन नोट कर ली? 1 सेकेंड। प्रीतेश कुंजल वीडियो ऑन करो बेटा। अदिति भाविका आदर्श निर्जला शार्विल स्वामी। सर मेरा वेबकैम का प्रॉब्लम है, इसके लिए आई कैन स्टार्ट द वीडियो। ठीक। स्वामी यस सर। वीडियो ऑन करो बेटा। यस सर, वेट। किया नोट? यस सर। यस सर। अब देखो वहां पे हमने सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी देखी थी कि एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसको IE1 बोल रहे थे, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE2 बोलेंगे, थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो IE3 बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी हम देख रहे हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि हम जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किसी भी गैसियस आइसोलेटेड एटम में, उसमें जब हम पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उसको हम बोलेंगे EA1। क्या बोलेंगे, EA1। जैसे वहां पे IE1 था ना, यहाँ पर EA1 होगा।
अब मैं इस अनायन को ले रहा हूं, उसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, तो ये A-2 गैस बनेगा, ये क्या होगा EA2। क्लियर। EA1 जनरली पॉजिटिव होता है, मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होगा तो जनरली नॉर्मली उससे एमिट होगी एनर्जी। ठीक है, और एमिट एनर्जी को मैं पॉजिटिव साइन लिखता हूं, ये मैं लिख रहा हूं नॉर्मली ऐसा होता है। कुछ एलिमेंट्स या कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने में भी, जैसे नोबल गैसेस। नोबल गैस क्या चाहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना? नहीं चाहेगा ना, उसका ऑलरेडी No, ऑक्टेट sir. कंप्लीट हो चुका है, तो उसके उसकी बिना मर्जी के हम उसमें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो हमें वो इलेक्ट्रॉन डालने के लिए भी उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब E उसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। समझ आया है ना? अब Yes. सेकंड EA2 को देखना। EA2 कब बन रहा है? जब हम अनायन में इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। अनायन में एक, जैसे ये मैं ऑक्सीजन का O- ले रहा हूं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं, इसकी जो सेकंड एनर्जी होगी उसको मैं बोल रहा हूँ E8। अब देखो ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया ना, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को आने में थोड़ी नाटक करने लगेगा, थोड़ी दिक्कत करेगा, डिफिकल्टी आएगी। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा इस इलेक्ट्रॉन में और इस इलेक्ट्रॉन में। रिपल्शन होगा मतलब वो अट्रैक्ट तो नहीं कर रहा ना, रिपल्स कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती घुसने की तैयारी कर रहा है अंदर। तो ऑफकोर्स दूसरी जो E8 होगी ना वो नेगेटिव होगी, क्योंकि अगर डिफिकल्टी आती है, जबरदस्ती कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होने की कोशिश करता है, तो EA2 क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा नेगेटिव होने वाली, और इजीली एंटर कर जाता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। समझ आया? बोलो। Yes, देखो sir. ये जो EA1 तो है ना, हमेशा पॉजिटिव हो या ना हो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड जो है ये तो हमेशा ही नेगेटिव होने वाली। क्यों नेगेटिव होने वाली? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकंड किसको बोल रहे हैं? जब हम अनायन में ऑलरेडी जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो ऑफकोर्स क्या होगा, वहां पे रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एंटर करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील करेगा। डिफिकल्टी फील होगी तो वो उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो हम उस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। समझ आया? फ्रोजन गेम्स, फ्रोजन गेमिंग कौन है बेटा? ये स्वामी वीडियो ऑन नहीं हुआ तुम्हारा अभी तक? समझ आया दोनों केस? Yes, sir. अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये आने वाली है A गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, A- से A- गैस कट गया, अब एरो का साइन A-2 गैस, इसको मैं ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल रहा हूं, और ये नेगेटिव होने वाली है हमेशा। किसके लिए? पॉली एटॉमिक आयन के लिए, पॉली इलेक्ट्रॉन आयन के लिए। ठीक है, यही चीज हम लिख भी लेते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। ये समझ आया कि जब भी 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उस जो जो आयन बना है पॉलीवेलेंट अनायन, उसकी हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो नेगेटिव होने वाली। ठीक है, उसमें भी हमें ध्यान रखना है कि EA1 पॉजिटिव, उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हम कर रहे हैं, जैसे PO4-3, PO4-3 में EA1 तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। EA2 दूसरा इलेक्ट्रॉन डालना हमारे लिए नेगेटिव होगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन डालना भी हमारे लिए नेगेटिव होगा। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसी आएगी, नेगेटिव में ही आएगी। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लो, यही यही लिखना है इसमें। EA1 is normally positive because in addition
of electron energy is released, but EA2 is always negative because energy should be given for overcome electron repulsion. जो मैंने समझा है वही हमने लिख दिया है। एनर्जी EA2 में हमेशा क्या होने वाली नेगेटिव, क्योंकि वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम। क्यों? इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए। क्लियर? Yes, sir. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो यहीं पे। Yes, sir. In the formation of polyvalent anion, energy is always absorbed. ठीक है? पॉलीवेलेंट अनायन, जैसे हम नाइट्रोजन ले रहे हैं, नाइट्रोजन में अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करवाएं तो ये N-3 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर जो डेल्टा या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आने वाली है? नेगेटिव आने वाली है। और मैं ये भी लिख सकता हूँ डेल्टा HEG क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। ये क्या लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, वो पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? No. नोट करो। Yes, sir. कर दो रेस। 1 minute, sir. स्नेहा यस सर। समझ रही हो ना? हाँ सर। कुंजल आ रहा है ना? बेटा थोड़ी तेज बोलो, ऐसे क्या बिल्कुल मन में बोल रहे हो? यूं सोच रहे हो क्या फीलिंग को समझो सर, नहीं आ रहा है कुछ भी? कुंजल हंस भी नहीं रहा है बिल्कुल सीरियस। चलो हो गया। Yes. देखो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पहले तो डिफरेंस समझो। वो क्या थी? एनर्जी एब्जॉर्ब, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा था, आउटरमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर रहे हैं तो एनर्जी वो ऑफकोर्स एब्जॉर्ब करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसका उल्टा है, इलेक्ट्रॉन को हमें अंदर डालना है और उसके आउटरमोस्ट शेल में डालना है। ठीक है? तो वो एनर्जी क्या करेगा? एमिट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा एमिट ही करे, कुछ केसेस में वो एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है। किस केस में? जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया, नोबल गैस के केस में वो ऑलरेडी स्टेबल है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है ना गेन करने वाला है, लेकिन जबरदस्ती हम उसमें इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन प्रोड्यूस करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो वो जबरदस्ती नहीं आने दे रहा ना, वो तो हम उसमें जबरदस्ती डाल रहे हैं तो वो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। क्यों? ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को। क्लियर? तो वो कभी कभी हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है? कुछ केसेस में जनरली वो पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन डाल दें, मतलब EA1 हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव होगी। हमेशा नहीं, नॉर्मली। उसके केस में, नोबल गैस के केस में वो नेगेटिव भी होगी। लेकिन EA2, EA3, EA4 कितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दो, उसके बाद वाले तो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। मतलब हम इलेक्ट्रॉन को अब जबरदस्ती डाल रहे हैं, फोर्सली डाल रहे हैं। समझ आया? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. पॉलीवेलेंट Yes, sir. अनायन के लिए तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो नेगेटिव होगी,
और डेल्टा एच ई जी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी फिर पॉजिटिव, क्योंकि हमने शुरू में ही पढ़ा है कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट होते हैं साइन वाइज। क्लियर? Yes. वापिस से बताऊं ये नोट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है नोट हो गया? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ गैसियस ऑक्सीजन एटम इज प्लस 140 किलो जूल पर मोल एंड gaseous O minus ion is minus 740 kilojoule per mole. Calculate energy absorbed in the formation of oxide ion. Oxide ion मतलब O minus 2 from gaseous oxygen atom. ठीक है, वो क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन में सिंपली उसने सब कुछ दे दिया है। ओ में पहला इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं हम, तो O माइनस बन रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे EA1। कितनी दे रखी है? 140 किलो जूल पर मोल। ठीक है, O माइनस में ये दे रखा है ना, O माइनस में हम जब दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो वो O माइनस 2 जो कि ऑक्साइड आयन, इसमें दे रहा है वो EA2 कितना है वो माइनस 740 किलो जूल पर मोल। हमें बताना है ऑक्सीजन से जब ऑक्साइड आयन बनेगा तो कितनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एब्जॉर्ब की जाएगी या कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी। ठीक है, पॉलीवेलेंट अनायन है, हमेशा क्या होगी EA नेगेटिव ही होने वाली है। EA नेगेटिव कैसे होगी? ऐड कर दो ना बेटा डायरेक्ट, ये एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, एनर्जी एक एडिटिव प्रॉपर्टी। 140 में से माइनस 740 करेंगे तो कितना आएगा? 600 आ जाएगा ना, प्लस का 600 किलो जूल पर मोल। ये क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है, माइनस का 600 आएगा सर। ये क्या है? एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी रिलीज को हम पॉजिटिव लिख रहे थे, एनर्जी एब्जॉर्ब को हम नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर? अगर नेगेटिव में एनर्जी आ रही है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। आया समझ में? Yes, sir. कर दो रेस, हो गया? आस्था समझ आया बेटा? Yes, sir. हार्दिक? Yes, sir. कर दो ना रेस? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान देना बेटा इसमें। पहला है साइज ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एनर्जी जो रिलीज हो रही है ना वो कम होती जाएगी। साइज बढ़ती गई एनर्जी कम होती गई, साइज बढ़ती गई एनर्जी कम होती गई। क्या रिलेशन आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों? देखो, जैसे मैं एक एटम है जिसमें 2 शेल है ना, मैं मान रहा हूं इसको ये ऑक्सीजन है, और ये सल्फर है जिसमें 3 शेल है। क्लियर? इजीली इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा पहले ये सोचो। इजीली इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में जाएगा ना, क्योंकि न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है,
ज्यादा अट्रैक्ट वो करेगा जो कम डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। इजीली इसमें गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रिलीज हुई, है ना। अगर डिफिकल्टी से जाएगा, मतलब ज्यादा डिफिकल्टी से जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा रिलीज होगी। मतलब जैसे जैसे सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम रिलीज होगी, साइज बढ़ी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हुई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी रिलीज्ड है। साइज बढ़ी, इजीली नहीं जा पाया तो एनर्जी क्या हुई? कम रिलीज हुई। अगर साइज कम थी, इजीली चला गया तो एनर्जी भी उसने ज्यादा इमिट की। समझ आया? खुद ऐसे सोचो, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। इलेक्ट्रॉन है, अंदर एंटर करने के लिए ही वो कम एनर्जी खर्च कर रहा है, तो बाकी की एनर्जी वो क्या कर देगा? एमिट कर देगा ना। मतलब ये इजीली चला गया है तो कम एनर्जी लगी होगी उसको एंटर करने में। जितनी इलेक्ट्रॉन के पास, मतलब मान लो 200 एनर्जी थी, 200 किलो जूल एनर्जी थी, कुछ भी मान लो, एनर्जी की यूनिट ईवी लिख देता हूँ, ठीक है। अब 200 में से वो इजीली चला गया, मान लो उसने 20 किलो जूल ही एनर्जी उसमें वेस्ट की है, तो 180 किलो जूल, 180 ईवी क्या कर देगा? वो रिलीज कर देगा। लेकिन दूसरे केस में भी इलेक्ट्रॉन के पास 200 ईवी एनर्जी थी, उसको थोड़ी सी डिफिकल्टी हुई है नीचे अंदर आने में। मान लो उसने 80 किलो जूल एनर्जी खर्च कर दी, 80 ईवी खर्च कर दी, तो एनर्जी एमिट तो वो 120 कर पा रहे हैं, मतलब कम एनर्जी एमिट कर रहे हैं। समझ आ रहा है? जिसमें इलेक्ट्रॉन इजीली एंटर हो गया वो ज्यादा एनर्जी एमिट करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉन को डिफिकल्टी आ रही है एंटर होने में वो कम एनर्जी एमिट करेगा। समझ आया? मतलब जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। साइज अगर कम की गई तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती जाएगी। क्लियर? Yes. तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये पहला फैक्टर था। श्रिंजल समझ आया? Yes, sir. दूसरा फैक्टर जेड इफेक्टिव देखो। जेड इफेक्टिव क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है जेड इफेक्टिव क्या होता जाता है? कम होता जाता है। मतलब हमने ये देखा था कि जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज होगी, साइज डिक्रीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। बोल सकता हूँ? Yes. Yes, sir. नोट करो। कर दी रेस। Yes, sir. तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, दो तीन तरह की हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड पार्शियली फिल्ड। मुझे बताओ सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? फुल्ली फिल्ड में और पार्शियली फिल्ड में? बोलो बेटा। जो पहले से ही फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड है, मतलब वो ऑलरेडी स्टेबल है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को और अपने अंदर एंटर होने देते हैं तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन खराब हो जाएगी, वो फुल्ली फिल्ड भी नहीं रहेंगे, हाफ फिल्ड भी नहीं रहेंगे। तो सबसे इजीली इलेक्ट्रॉन कौन लेना चाहेगा? पार्शियली फिल्ड। और कुछ केसेस में तो पार्शियली फिल्ड क्या होते हैं? हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखा है ना हमने? तो सबसे इजीली Yes, इलेक्ट्रॉन कौन sir. लेगा? ये लेगा। तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में रिलीज होगी? पार्शियली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन में। जैसे मैं एग्जांपल में ही बताता हूँ, ये अभी रुक जाओ, मैं लिखवा देता हूँ इसको। एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड एंड fully filled configuration will be reluctant to the, take up,
extra electron because they will lose, कौन है, they will lose their stability. That's why their electron affinity value is very low. लो क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर आने नहीं दे रहे हैं। कुछ केसेस में ये नेगेटिव भी होगी, याद है ना, मैंने बताया था नॉर्मली तो पॉजिटिव होती है EA1, लेकिन कुछ केसेस में नेगेटिव भी हो सकती है। वो केसेस क्या है? जब वो फुल्ली स्टेबल हो, जैसे नोबल गैसेस पूरा फुल्ली फिल्ड होता है उनका आउटरमोस्ट शेल, वो इलेक्ट्रॉन को अंदर एंटर नहीं होंगे, वरना पार्शियली फिल्ड हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर नहीं आने दे रहे हैं। इस वजह से उनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है या तो वेरी लो होती है या फिर कुछ केसेस में वो नेगेटिव भी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं। समझ आया? अब ऐसी कौन कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो ऐसा कर सकती है? जैसे मैंने आयनाइजेशन एनर्जी में भी बताया था, G2 है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2, ग्रुप नंबर 2। इसके बाद G12 है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है N-1 D10 NH2, फुल्ली फिल्ड है। फिर इसके बाद आता है G15 नाइट्रोजन फैमिली, इसमें क्या होता है NH2 NP3 हाफ फिल्ड होता है ना। देन आता है G18 में भी फुल्ली फिल्ड होगा NH2 NP6। तो ये 4 ग्रुप है जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होती है, या तो वो फुल्ली फिल्ड होंगे या फिर हाफ फिल्ड होंगे। समझ आया? इन Yes. चारों ग्रुप की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो जनरली लो होगी, और ग्रुप 18 के केस में तो वो नेगेटिव में होगी। क्लियर? Yes. Sir. Yes. Sir. नोट कर लिया? Yes. Sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब इसके ट्रेंड्स देखते हैं। ट्रेंड्स हम दो तरह से ही देखेंगे। पहला देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड में तो साइज डिक्रीज होती है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेकंड डाउन द ग्रुप आएंगे हम तो साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक तो निर्जला? क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन के टर्म में वो देखेंगे हम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाला केस। अरेंज एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये साइन लगा लेना। अब देखो पीरियड 2 में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, देन नियोन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं इनकी तो क्या होगी, इसकी होगी 2s1, इसकी 2s2 फुल्ली फिल्ड, इसकी 2s2 2p1, ये 2p2, ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5, ये 2p6। आता है ना ये सब तो लिखना। कौन कौन सी हमारी
फुल्ली फिल्ड वाली है, ये है एक, तो एक ये है ग्रुप 15। ग्रुप 15 के बाद आ रहा है ये ग्रुप 18। क्लियर? Yes, sir. तो सबसे कम किसकी होगी? नियो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैंने बोला है इन तीन, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। Sir, we can't hear you. Sir, Sir, आप Yes, you are sir, not we can't audible. hear you. सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। sir, We can't hear you, sir. तो 1 मिनट रुकना, मेरा आईपैड है ना डिस्कनेक्ट हो गया है, मैं कर रहा हूँ कनेक्ट। 1 सेकेंड। अब आ रही है ना आवाज? Yes, sir. Yes, sir. शो रही है स्क्रीन? Yes. कहाँ तक Yes, हम पढ़ sir. चुके थे देखो, ये मैं वापस से बता रहा हूँ। ये तो समझ आ गया था, सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली हमने, राइट? अब देखना इसमें, ये वाली स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, ये हाफ फिल्ड है, ये दोनों फुल फिल्ड है। ठीक है, मैंने बोला था कि ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली लो होने वाली है। सबसे ज्यादा जो लोवेस्ट होगी वो होगी नियोन की, उससे ज्यादा नाइट्रोजन एंड उससे ज्यादा बेरिलियम। ये केस तो समझ आया? बोलो। Yes, sir. Yes. Yes, उससे sir. कम हमें, उससे ज्यादा हमें बोरोन को रखना है और बोरोन से ज्यादा लिथियम को रखना है।
ये भी एक एक्सेप्शन है जो मैं अभी आपको डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद तो सेम चलेगा, नाइट्रोजन, कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। क्लियर? ये नोट करो, फिर मैं इसका रीजन बताता हूँ। ये भी एक अच्छा एक्सेप्शन है, नोट करो, एक्चुअल ऑर्डर है। अब एक बात आप ही बताना, लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2s1 है ना। 2s1 को अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन और दे दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2s2 में, जो कि क्या है? फुल्ली फिल्ड है। तो ज्यादा ईगरली वेट कौन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन का? लिथियम के बोरॉन? ऑफ कोर्स ये कर रहा होगा ना, क्योंकि इसको तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा ये इजीली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फुल्ली फील्ड में, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो कौन वेलकम करेगा इलेक्ट्रॉन को अच्छे से? लिथियम करेगा ना। लिथियम अगर इजीली करने वाला है तो एनर्जी भी ज्यादा इमिट करेगा। किससे? सबसे ज्यादा नहीं करेगा, बोरोन से, उससे आगे वाले से ज्यादा कर देगा बस। तो इस वजह से मैंने बोरोन को लिथियम के पहले लिख दिया। समझ आया? Yes. क्लियर है ना? नोट करो। Yes, sir. इस पे ना डायरेक्ट ये बोरोन और लिथियम के ऊपर है ना काफी बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच इज मोर स्टेबल? पहला ऑप्शन है लिथियम माइनस और दूसरा ऑप्शन है बेरिलियम माइनस। इसका क्या आंसर होना चाहिए? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2 2s2। इसकी क्या होगी? 1s2 2s2 2p2। यही होगी ना। बेरिलियम माइनस है Yes, sir. बेरिलियम माइनस, तो ये 1s2 2s2 2p1 होगा। क्लियर? अब देख लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी स्टेबल लग रही है आपको? लिथियम की, क्योंकि ये तो Lithium. क्या हो गया? पार्शियली फिल्ड हो गया। तो आंसर क्या होगा? लिथियम माइनस। इजी है ना? Yes. Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजी फ्रॉम, ए ऑप्शन है Li माइनस और बी ऑप्शन है Be माइनस। इनमें से किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए इजी होने वाला है? और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी या ज्यादा होगी। तो देखो, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1s2 2s1 में। फुल्ली फील्ड से किस में जा रहा है? पार्शियली फील्ड में। जबकि ये पार्शियली फील्ड से किस में आ रहा है? फुल्ली फील्ड में, राइट। तो इजीली कौन देगा? बेरिलियम माइनस देगा ना। Yes, sir. समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन? Yes. Yes, sir. है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपेयर कर लिया करो। इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये Be में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Li में कन्वर्ट हो जाएगा। Li की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये B की है। तो इजीली कौन देगा? जिसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, तो B माइनस देगा। इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नोट करो जल्दी, फिर एक्सेप्शंस देखते हैं अपन। किया नोट? Yes. सभी का हो गया? Yes, sir. अब देखना एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है नोबल गैसेस के केस में। नोबल गैसेस क्या होती है? NH2 NP6 इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर हम डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? NH2 NP6 N+1
S1 में एक शेल एक्स्ट्रा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये तो बेचारे पहले से स्टेबल थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या हो गए, अनस्टेबल हो गए ना अनस्टेबल। तो क्या ये चाहेंगे इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना? नहीं चाहेंगे, तो ये एनर्जी एमिट भी नहीं करेंगे। एनर्जी एमिट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, एक और बार हम लिख लेते हैं इसको। फॉर नोबल गैसेस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। Because extra electron goes into next higher shell, which becomes unstable due to its higher energy. क्लियर है ना? तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी sir. किसकी होने वाली है? नोबल गैसेस की होने वाली। ठीक है, वो नेगेटिव में भी जा सकती है। सेकंड एक्सेप्शन देखो, पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 15 ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17। पीरियड नंबर 2 में कौन आता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। यहाँ पर आता है सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। ठीक है, अब देखो इसमें देखना, पीरियड 2 को हम पीरियड 3 से कंपेयर कर रहे हैं। जनरली जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। मतलब हम कंपेयर करें, कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए सिलिकॉन से। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए फॉस्फोरस से। ये एक्सपेक्टेड वर्धन है। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए सल्फर से, एंड फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए क्लोरीन से। क्लियर? लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो पीरियड 2 वाले जो होते हैं ना, उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है पीरियड 3 से। ये किसका ऑर्डर लिखा है मैंने? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको, समझना इस चीज को अच्छे से। पीरियड 2 वालों के पास कितने शेल होंगे? 2 शेल। सेकंड शेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। पीरियड 3 के पास कितने शेल होंगे? 3 शेल। ये तो समझते हो, है ना? अब नया इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। मैं मान लो कि किसी है ना होटल में जा रहा हूँ, किसी धर्मशाला, देखिए आपने धर्मशाला क्या होती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो एक धर्मशाला का रूम था। आस्था बेटा ध्यान दो, एक धर्मशाला का रूम था छोटा सा, और एक रूम था बड़ा सा हॉल। तो मुझे छोटे रूम वाले ज्यादा काउंटर करेंगे कि बड़े रूम वाले? छोटे रूम वाले कहेंगे ना, पहले ही छोटा रूम था, तू एक और आ गया, है ना? जैसे एक बस, एक छोटी बस है, एक बड़ी बस है, दोनों फुल भरी हुई है ना? छोटी बस वाले मुझसे बोलेंगे ना, मैं अगर उसमें चढ़ने की कोशिश करूंगा तो पहले से ही छोटी बस थी, तू एक और आ गया, कहाँ से तेरे को फिट करेंगे? लेकिन एक बड़ी बस थी तो एक जने को तो फिट कर ही सकते हैं ना। तो यहाँ पे जो बड़ा शेल है वो कौन है? थर्ड पीरियड वाले। एक इलेक्ट्रॉन को ये इजीली एंटर होने देंगे, लेकिन ये एंटर नहीं होने देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ऑलरेडी सेकंड शेल काफी छोटा है। एक इलेक्ट्रॉन और उनके पास जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन काफी ज्यादा होगा। क्या आएगी? डिफिकल्टी आएगी। डिफिकल्टी आएगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या आएगी? कम होगी।
तो मैंने इसलिए लिखा है पीरियड 2 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड 3 से कम होती है। रीजन क्या है, पीरियड 2 के लिए जो सेकंड शेल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर होने वाला है उसकी साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होता है। क्लियर? Yes. बोलो क्लियर है ना? Yes, sir. सेम चीज पीरियड 3 और पीरियड 4 में भी होनी चाहिए ना, क्योंकि पीरियड बेटा होनी चाहिए वो एक्सेप्शन में लिखवा दूंगा, लेकिन पीरियड 3 एंड पीरियड 4, पीरियड 3 की कैपेसिटी पता है आपको क्या होती है? मतलब ग्रुप n इक्वल टू 3 की 18 इलेक्ट्रॉन ये रख सकते हैं अपने अंदर। कितने रख सकते हैं? 18। काफी बड़ा है वो तो, है ना? तो एक आध इलेक्ट्रॉन आ भी जाएगा ना तो कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन n इक्वल टू 2 कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? ओनली 8 ही तो रख सकता है। इसमें अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन अंदर करूंगा तो पहले ही वो कंजस्टेड थे, एक और आएगा तो ज्यादा रिपल्शन करेंगे ना। ये तो काफी बड़ा हो गया ना, दुगने से भी बड़ा हो गया। पीरियड 4 वो तो 32 इलेक्ट्रॉन अंदर रख सकता है, पढ़ा है ना हमने, n इक्वल एन एस स्क्वायर से हम पता लगाते थे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए शेल। याद है ना प्रिंसिपल Yes. क्वांटम नंबर? आ गया रीजन समझ में? लिखवा दूं ये एक्सपेक्टेड है बेटा, ये याद मत कर लेना कि सर ने बोला था एक्सपेक्टेड वर्जन है, ये गलत है। एक्चुअल वर्जन क्या है? पीरियड 2 वाले पीरियड 3 से कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखेंगे। रीजन लिखो चलो इसका, ये यहां तक नोट कर लिया, लिखवाऊं? फॉर ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 and group 17, value of EA for second period elements is smaller than third period। जो ट्रेंड चल रहा है ना उसके अपोजिट काम हुआ है ये, इसलिए हमने एक्सेप्शन में लिखा है एलिमेंट, बिकॉज इन P2 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन goes into second shell which is relatively small, so electron feels significant repulsion, but in period 3 element electron goes into third shell which is larger, in size, so extra electron is easily accommodated। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या एक्सेप्शन है इसमें वो देखना, ये आपको याद ही रखने। ग्रुप 17 देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। क्लोरीन की ज्यादा होने वाली है फ्लोरीन से, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ये तो वही है, ये पीरियड 2 था, ये पीरियड 3 है। क्लियर? ग्रुप नंबर 16, इसको थोड़ा सा ये काफी ज्यादा कम होती है ऑक्सीजन की, ये याद रख लेना आप। ये पीरियड 3 आ गया, इसके बाद पीरियड 4 आएगा, देन पीरियड 5, और सबसे कम होगी ऑक्सीजन की।
ये आप थोड़ा सा याद रख लेना, क्योंकि इसमें रिपल्शन काफी ज्यादा होता है, वो एंटर नहीं होने देता है इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि G17 की जो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, जो कि है आयोडीन की, वो भी ज्यादा है ग्रुप 16 के हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से, जो कि किसकी है, सल्फर की। ये भी ध्यान रखना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किसकी सबसे ज्यादा होने वाली है, क्लोरीन की। ठीक है, आया ना समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे No, sir. पॉइंट, सारे पॉइंट आगे प्रीतेश, कुंजल, सिंजल। Yes, sir. चले नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ। अदिति, समझ आया ना? Yes, sir. हो गया, नोट कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ये बेटा ये एक्सेप्शन याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 16। रीजन में लिखवा चुका हूं। नेक्स्ट हमारी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड समझते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, Yes. समझते हो? Yes, छोटी sir. क्लासेस में पढ़ा होगा ना, कार्बन वाला जो चैप्टर था उसमें। तो उसमें अगर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कोई एटम अट्रैक्ट कर रहा है ना, उस टेंडेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, हमने अभी कुछ ही फर्स्ट क्लास में पढ़ा था लेवोइजियर के बारे में, जिन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, दो तरह से क्लासिफाइड किया था, मेटल एंड नॉन मेटल में। राइट, मेटल कौन थे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, नॉन मेटल कौन थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। नॉन मेटल कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, इस वजह से वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहला रहे थे। राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। जैसे ये ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ दो सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, इन बॉन्ड को बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, लेकिन ये क्या, ऑक्सीजन बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा दोनों। इस वजह से इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव साइन आएगा, और इन पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन कब आता है, जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो, डोनेट करते हो, तभी आता है ना। तो ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इसने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दी, और ऑक्सीजन ने वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, इस वजह से उस पर क्या आया, पार्शियली नेगेटिव साइन आया। तो ये किस वजह से आया है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आया। मैं वापस से बता देता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन, इन चारों इलेक्ट्रॉन को कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। इस वजह से उस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव साइन आ जाएगा। डाइपोल के बारे में ना हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो वो ये डाइपोल क्रिएट कर रहे हैं, पोलैरिटी क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन लिखो, टेंडेंसी of any atom to attract shared pair of electron towards itself
in a covalently bonded molecule is non electronegativity. लिख ली डेफिनेशन, समझ आई क्या है? अगर कोई दो एटम कोवलेंटली बॉन्डेड है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड है उन दोनों के बीच में, और एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है दूसरे एटम से, तो वो ऑफ कोर्स वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि इस केस में हो रहा था। इस वजह से ना वाटर है, ये वाटर का ही स्ट्रक्चर बनाया मैंने, इसको हम पोलर सोलवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलर सोलवेंट। पोलर सोलवेंट क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी जनरेट हो रही है, डाइपोल जनरेट हो रहा है, चार्ज आ रहे हैं ना एटम्स के ऊपर, इन्हीं को क्या बोल रहे हैं? पोलरिटी बोल रहे हैं। इस वजह से ये क्या है? पोलर सोलवेंट। क्लियर? लिख लिया ये? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, कोई कंपाउंड है ए एंड बी जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो दो केस हो सकते हैं, या तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, या फिर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से कम है। ठीक है ना? तो ये जो ए बी वाला कंपाउंड था, इलेक्ट्रोनेगेटिव ए ज्यादा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस पे क्या आएगा साइन? पार्शियली नेगेटिव। और इस पे क्या साइन आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। इसके अपोजिटली अगर मैं बोलूं कि ए और बी कंपाउंड में बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को बी अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से उस पे क्या आएगा? पार्शियली नेगेटिव साइन, पार्शियली। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes, sir. लिखो, वैल्यू ऑफ ई एन डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती है, एंड हायर इज वैल्यू ऑफ EA and IE, more will be electronegativity। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियड में जाएंगे तो इंक्रीज होने वाली है। क्लियर? Yes, sir. अब बच्चे ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो है ना, ये डिफरेंस आपको समझ आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इधर लिख लो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इधर लिख लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है? पहला, इट इज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? ये प्रॉपर्टी है ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है? इससे इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे बाहर नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ तो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं ओनली। सॉरी, बाहर नहीं निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं।
अट्रैक्ट कर रहा है वो भी इलेक्ट्रॉन को, लेकिन वो बाहर से अंदर आ रहा है। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम बॉन्डेड बाय कोवलेंट बॉन्ड। दोनों में डिफरेंस देखो, ये तो आइसोलेटेड है, अकेला है, जबकि ये कोवलेंटेड बॉन्डेड है। ठीक है, दूसरा देखना डिफरेंस, इट इज एन एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू होती है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जबकि ये तो हम रिलेटिव वैल्यू होती है, कंपेयर करते हैं बस कि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरह से। तो इसमें हम लिखेंगे इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, इसकी यूनिट भी होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, वो हो सकती है ईवी पर एटम या फिर किलो जूल पर मोल, कुछ भी हो सकती है इसकी यूनिट। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये यूनिट लेस है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रही है जो उसकी हम यूनिट लिखें। दोनों चीज समझना, दोनों अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब है, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है ना, एक एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से इसके तरफ, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कोई मॉलिक्यूल है कोवलेंट बॉन्डेड, तो उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। समझ आया? Yes, sir. दोनों है तो अट्रैक्शन ही, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट ही कर रही है दोनों एनर्जी, लेकिन ये तो शेयर्ड बॉन्डेड है, जबकि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। दोनों में डिफरेंस समझ गए ना? बेटा रेस्पॉन्स करते रहो। Yes, sir. Yes, sir. ये दो दो क्लास एक साथ होती है तो थोड़ा बहुत एफिशिएंसी कम होती है क्या तुम्हारी? थोड़ा गैप देंगे दोनों क्लास के बीच में। बोलो बच्चा, फ्रेंकली बोलो। भाविका, हितांशी, निर्जला, प्रीतेश, हो गया ये? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये लास्ट सेकंड लास्ट है बेटा ये प्रॉपर्टी, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहला है साइज ऑफ एटम। देखो बेटा, एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम है कुछ इस तरह का, यहां से ये जुड़ा हुआ है दूसरे एटम के साथ, और एक कोवलेंट बॉन्डेड एटम है कुछ बड़ा सा। ठीक है, कौन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिससे न्यूक्लियस की डिस्टेंस कम होगी, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस का है, दो ही शेल का एटम था ना, ये मान लो ये ए है, ये भी ए है, ये बी है, ये बी है। एक ही मैं बोल रहा हूँ ए इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो कौन ज्यादा खींचेगा, जिसका न्यूक्लियस पास होगा। न्यूक्लियस ही काम करता है ना खींचने का, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर ही। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ज्यादा खींच पाएगा, जिसका न्यूक्लियस से कम डिस्टेंस है। मतलब साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए ना। बोलो बोलो, साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता जा रहा है। साइज छोटी है मतलब न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है तो न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना, तो ज्यादा क्या होगी, साइज छोटी होने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। मतलब मैं डायरेक्ट बोल की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है साइज। बोलो। दूसरा,
इफेक्टिव, मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड इफेक्टिव की, क्योंकि जैसे जैसे न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जाएगी उसकी अट्रैक्शन की पावर और बढ़ती जाएगी, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वो अट्रैक्ट कर पाएगा, मतलब जो छोटे एटम होने वाले हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि उनके न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम है। अगर मैं जैसे यहाँ पे कंपेयर करूं ऑक्सीजन, सल्फर, ऐसा ही इन तीनों में मैं कंपेयर करता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो ऑक्सीजन सबसे छोटा है, उससे बड़ा सल्फर, उससे बड़ा सिलिकॉन, ग्रुप में नीचे आते जाते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना, क्योंकि सबसे छोटा था ये, सबसे छोटा था मतलब उसका न्यूक्लियस सबसे पास होगा आउटर मोस्ट शेल के, तो सबसे ज्यादा इसकी, देन सल्फर की, देन सिलिकॉन। कर सकते हैं ना, बोलो बोलो। लास्ट में आते आते सो जाते हैं बच्चे सब, है ना। No, sir. थर्ड है चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ही ज्यादा होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। कैसे होगी देखो, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज है पॉजिटिव और एक एल्यूमिनियम पे चार्ज है प्लस का 3, कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा बताओ, जिसके पास ज्यादा चार्ज है। ज्यादा चार्ज किसके पास है, इसके पास है ना। अरे Yes, देख लो ना sir. बेटा, इसमें एल्यूमिनियम प्लस 3, प्रोटॉन इसके पास भी 13 थे, इसके पास भी 13 थे। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने बचे, 12, इसके पास तो 10 ही है। अब यहाँ से नया इलेक्ट्रॉन आ रहा है कोवेलेंट बॉन्डेड, ज्यादा अट्रैक्ट कौन करेगा, जिसका पावरफुल न्यूक्लियस है। ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस किसका है, इस वाले का है ना, तो ये वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Al+3 की ज्यादा होने वाली। बोलो समझ आया, Yes, sir. Yes, sir. नोट करो। Yes, sir. दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें कंपेयर करो Fe+2, Fe+3, Pb+2, Pb+4, चौथा है Mn+2, Mn+4, Mn+6, Mn+7। तो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता जा रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर, इजी है ना, Yes, sir. नोट करो। Done, sir. लास्ट देख लो फैक्टर अफेक्टिंग, इसके बाद एक फैक्टर और बचेगा जो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे हम। फोर्थ है चार्ज ऑन अनायन। अनायन क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयन, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होने वाली है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाली है चार्ज ऑन अनायन के। ऐसा क्यों, देखो एक है n-, एक है n-2, एक है n-3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, तो सबसे कम अट्रैक्ट कौन करेगा, जो ऑलरेडी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, और इलेक्ट्रॉन को तो ना अट्रैक्ट करना चाहेगा। अरे आपने 4 चपाती खा के रेस्टोरेंट में गए हो, ज्यादा खा पाओगे क्या, नहीं खा पाओगे ना। अगर आप खाली पेट जाओगे तो रेस्टोरेंट में अच्छा खा के आओगे ना, ज्यादा खा के आओगे। इसलिए जैसे कभी आप बारबेक्यू नेशन जा रहे हो तो बोलते हैं सुबह से खाली पेट रहना, ताकि हम वहां पे अच्छे से जा पाए, राइट है ना। देखो यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ले चुका है वो, ऑलरेडी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसने लिए, इसने, तो और लेने की टेंडेंसी सबसे कम इसकी होगी ना। बोलो, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है तो चला गया दिमाग में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम किसकी होगी, जितना ज्यादा चार्ज होगा अनायन,
समझे? yes sir, एक Yes, sir. एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल इसमें देखो O- एंड O-2, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? इसकी, मतलब ज्यादा अट्रैक्ट ये कर पाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी 2 को लेके बैठा है। तीसरा लेने में ये काफी ज्यादा रिपल्शन करेगा, नहीं आने देगा उसको, जबकि ये कम रिपल्शन करेगा। कम रिपल्शन करेगा मतलब इजीली आएगा इससे कंपेयर करें तो। क्लियर है? मुझे कंपेयर करके बताओ C, C-2, C-3 में सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? C, क्योंकि वो न्यूट्रल था। देन C-, देन C-2, देन C-3। क्लियर ना? Yes. yes अब sir, इसका आगे का पार्ट कुछ 1 घंटे का और ये चैप्टर बाकी है। एक पीरियोडिक प्रॉपर्टी और है नेचर ऑफ ऑक्साइड्स या टाइप ऑफ ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। आधे पौन घंटे में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में टाइम पर आना और फ्रेश माइंड से आना। और अगर तुम्हें दिक्कत आ रही हो 2-2 रेगुलर क्लास कंटिन्यूअसली क्लास लेने में तो मुझे बता दो, मैं थोड़ा सा गैप दे दूंगा बीच में। आ रही है क्या दिक्कत? फ्रेंकली बताओ, 3 घंटे एक साथ पढ़ने में। no sir, No, sir. बेटा क्योंकि मेरे को लगता है कि लास्ट में आते लास्ट के 15 मिनट में आप थोड़े कम रेस्पॉन्स करने लग जाते हो। कोई दिक्कत तो नहीं है? सभी समझ आया है ना? ऐसा तो नहीं है कि लास्ट वाला तो दिमाग के ऊपर से जाता है ऐसे? ऐसा तो नहीं हो रहा? आ रहा है no समझ में sir, सब? चलो yes नेक्स्ट sir, क्लास में मिलते हैं। कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है आपके पास। पहले आप अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो यूट्यूब पर देखो, फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो मुझे डायरेक्टली मैसेज करो या कॉल करो। ठीक है? अगर मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं शायद बिजी होऊंगा, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको रिप्लाई कर ही दूंगा। अगर फिर भी नहीं करता हूँ तो कॉल कर लिया करो बिना डरे। ठीक है? Okay, sir. yes चलो sir, बाय। Bye, ऐसा नहीं है कि sir. रात को 12 बजे कॉल करो। सुनो सुनो सुनो, तब कॉल करना है 10 बजे के पहले। ठीक है? Okay, बाय, sir. टेक केयर, गुड। yes sir, thank you Bye. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.